दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे शहर के एक व्यक्ति के बारे में है जिसका नाम है अरविंद। अरविंद के पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद और अच्छा खासा पैसा है। कुछ दिन पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गांव वाले और रिश्तेदार उसे बार बार कहते रहते हैं कि वह दूसरी शादी कर ले, क्योंकि उसकी उम्र अभी लंबी है और उसे दूसरी शादी करने का हक है। लेकिन अरविंद अपनी 5 साल की बेटी पारुल को देखता है और वह सोचता है कि अगर उसने दूसरी शादी की तो उसकी बेटी का क्या होगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अरविंद दूसरी शादी से इनकार कर देता है और कहता है कि उसकी पत्नी की याद के रूप में उसकी बेटी ही उसकी दुनिया है। अरविंद ने अपनी बेटी पारुल को अच्छे से पालने और उसे बड़ा करने का फैसला किया। पारुल जब बड़ी हुई तो उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज जाने के बाद उसकी इच्छाएं बढ़ने लगी। वह अपने पिता से पैसे लेकर कॉलेज जाती और वहाँ लड़कों के साथ रहती, पार्टियां करती और जीवन का पूरा आनंद लेने लगी। यह देख अरविंद को चिंता होने लगती है कि उसकी बेटी किस दिशा में बढ़ रही है। लेकिन अरविंद इस बात को लेकर थोड़ा सोचता है। फिर वह तय करता है कि कोई बात नहीं, यह तो उसकी इकलौती बेटी है और कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो ही जाएगी। इस सोच के साथ वह चुप हो जाता है। धीरे धीरे पारुल की कॉलेज की पढ़ाई भी ख़त्म हो जाती है। जैसे ही उसके कॉलेज की पढ़ाई पूरी होती है, तब से अड़ोस पड़ोस वाले और रिश्तेदार पारुल के बारे में बातें करने लगे थे। लोग कहने लगे थे कि अब पारुल जवान हो गई है और अब उसकी शादी करानी चाहिए। अगर उसने शादी नहीं की तो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर सकती है और गलत संगत में पड़ सकती है और इस वजह से अरविंद को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यह बात अरविंद के कानों तक पहुंचती है और वह इसे सही मानता है। एक शाम जब पारुल घर लौटती है तो अरविंद उससे कहता है, बेटी, अब तुम शादी के लिए तैयार हो गई हो, तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए। पारुल यह सुनकर थोड़ी असहज हो जाती है और कहती है, पिताजी, मुझे अभी और पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पूरी करने के बाद ही मैं शादी करूँगी। अरविंद मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल, तुम पढ़ाई कर लो, लेकिन तुम्हारी शादी मैं जल्द करवा दूंगा। अड़ोस पड़ोस वाले बातें बना रहे हैं और मुझे नहीं चाहिए कि लोग कुछ गलत सोचें। पारुल थोड़ी अनिच्छा के साथ कहती है, ठीक है पिताजी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरी शादी करवा सकते हैं। इसके बाद अरविंद इधर उधर लड़का ढूंढने लगता है और आखिरकार एक लड़के को खोज लेता है। लड़के का नाम था आदित्य, जो अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था और कुछ ही दिनों में उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती। इसके बाद वह अच्छा खासा पैसा कमाने वाला था। आदित्य के माता पिता खेतीबाड़ी करते थे और अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर रहे थे। वे ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं थे, लेकिन इतना पैसा ज़रूर था कि उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो रही थी। अरविंद अपनी बेटी की शादी आदित्य से करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके घर वालों से बात करता है। बातचीत तय हो जाती है और एक निश्चित मुहूर्त में आदित्य और पारुल की शादी कर दी जाती है। शादी के बाद पारुल आदित्य के घर पहुंच जाती है। शुरू के 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे पारुल वहां उसी तरह रहने लगती है जैसे वह अपने मायके में रहती थी। इसका असर आदित्य के पिता पर पड़ता है। वह बहुत परेशान होते हैं और आदित्य भी इस स्थिति को देखकर थोड़ा चिंतित हो जाता है। वह पारुल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पारुल उसे साफ साफ कह देती थी कि मैं अपने घर में हमेशा ऐसे ही रही हूँ, तो यहाँ भी उसी तरह रहूँगी। मुझे तुम्हारी तरह रहने की आदत नहीं है। वह ससुराल में छोटे छोटे कपड़े पहनने लगती है और घर से बाहर शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। परिवार वाले थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन आदित्य के माता पिता उसे समझाते हैं। कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अभी नई शादी हुई है तो उसे ढलने में थोड़ा समय लगेगा। इस तरह वह आदित्य को सहानुभूति देते हैं और वह अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और पारुल का रवैया वैसा का वैसा ही रहता है। वह घर से निकल जाती और देर रात तक वापस आती। एक दिन आदित्य के पिता यह देखकर हैरान हो जाते हैं और वह पारुल से बात करने का फैसला करते हैं। जब पारुल घर वापस आती है तो वह उसे समझाते हैं, बेटी, जो तुम अपने मायके में करती थी वह यहाँ नहीं कर सकती। अब तुम्हारी शादी को काफ़ी दिन हो गए हैं और यह सब चाल चलन ठीक नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं और यह हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन पारुल उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है और साफ साफ बोल देती है कि मैं तो इसी तरह से रहूँगी। अब तुम लोगों के पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँ। यह सुनकर आदित्य के पिता थोड़े चुप हो जाते हैं और फिर वे अपने बेटे को फ़ोन करके इन सभी बातों को बता देते हैं।
जब आदित्य यह सब सुनता है तो वह हैरान रह जाता है और सीधे घर लौट आता है। घर आकर वह मामले को समझने की कोशिश करता है और पारुल से बात करने लगता है। वह कहता है, पारुल, यह सब तुम सही नहीं कर रही हो, वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। घर के अंदर आराम से रहो, जिस तरह से बहू घर के अंदर रहती है उसी तरह से तुम्हें भी रहना चाहिए और मेरे माता पिता को परेशान मत करो। पारुल इन बातों को सुन तो लेती है लेकिन इनमें से किसी बात पर भी अमल नहीं करती। जब आदित्य घर में मौजूद रहता है तो वह अपनी आदतों को थोड़ी बहुत कंट्रोल कर लेती, लेकिन इसके बाद पति पत्नी ठीक ठाक रहने लगते हैं। लेकिन इन आदतों को छोड़ने की वजह से पारुल थोड़ी चिड़चिड़ी रहने लगती और बेवजह आदित्य से लड़ाई करने लगती। अब आदित्य उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन पारुल उल्टा उस पर भड़क पड़ती है और तरह तरह की बातें उसे कहने लगती है। पारुल कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग भिखारी हो और तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वरना मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए बिल्कुल मना कर देती। यह सुनकर आदित्य को भी गुस्सा आ जाता है और वह पारुल पर हाथ उठा देता है। जैसे ही उसने पारुल पर हाथ उठाया, पारुल तुरंत अपने पिता को फ़ोन कर देती है और कहती है, पिताजी, इस घर में मैं नहीं रह सकती और मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। इसके बाद पारुल का जो पिता होता है वह उसकी बातें सुनता है और बातें सुनने के बाद कहता है कि बेटी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम वहाँ पर नहीं रह सकती। तो पारुल बताती है कि आज मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया है और मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। इसके बाद जो पारुल का पिता होता है वह कहता है कि बेटी, कोई बात नहीं, धैर्य रख, मैं तुम्हारे पति से बात करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ क्या बातें निकलती है। इसके बाद पारुल का पिता आदित्य के फ़ोन को फ़ोन करता है लेकिन आदित्य गुस्से में उनका फ़ोन नहीं उठाता है। अब पारुल के पिता को चिंता होती है और इसी वजह से वह आदित्य के पिता के पास फ़ोन कर देते हैं और आदित्य के पिता फ़ोन को उठा लेते हैं। फ़ोन को उठाने के बाद वह उनसे पहले तो हालचाल जानता है और हालचाल जानने के बाद उनसे बात करने लगता है। वह पूछता है कि समधी जी, ऐसा क्या हुआ जो बिटिया परेशान हो रही है। तो उसके बाद जो आदित्य के पिता होते हैं उन्हें सारी बातें साफ साफ बता देते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी यहाँ पर भी छोटे कपड़े पहना करती है और लेट नाइट तक पार्टियों में जाया करती है और जब इन सभी चीज़ों को रोकते हैं तो उसके बाद वह लड़के से लड़ाई करती है और इस तरह से समय व्यतीत नहीं होगा। इसके बाद जो पारुल का पिता होता है वह इन सभी बातों को सुन लेता है और समझ जाता है और उसके बाद वह कहता है कि ठीक है समधी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं पारुल से बात करता हूँ और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद पारुल का पिता पारुल के पास फ़ोन करता है और उसे समझाने लगता है और कहता है कि बेटी, यह तेरा मायका था और वह तेरा ससुराल है। लेकिन पारुल के दिमाग में इनमें से कोई भी बात नहीं बैठती और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि अभी तक भी उसे वही चीज़ें लग रही थी कि जिस तरह से वह अपने मायके में रहती है वैसे ही अपने ससुराल में रहेगी। इसके बाद जो पारुल है सभी बातों को सुन लेती है और सुनने के बाद झूठी हामी भर लेती है अपने पिता से, क्योंकि उसके पिता ने बहुत सारा प्यार उस पर किया था, तो इसी वजह से वह अपने पिता से इस बारे में कुछ नहीं कह पाती है। इसके बाद पारुल फिर से घर में शांत रहने लगती है लेकिन धीरे धीरे वह आदतें उसे बार बार बुला रही थी और उसी वजह से घंटों तक वह फ़ोन पर बातें किया करती है। अब यह बात जब आदित्य नोटिस करता है तो उसके बाद उसे मना कर देता है, कहता है कि इस तरह से फ़ोन पर बातें मत करो, सभी लोग परेशान होते हैं और घर वाले अलग अलग तरह की तुम्हारे बारे में बातें बनाते हैं। हालांकि जो पारुल थी वह अपने दोस्तों से बात किया करती थी लेकिन यह सब कुछ वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, इसी वजह से आदित्य मना करता है और इस बात को लेकर पारुल और आदित्य में दोबारा से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान जो आदित्य है पहले तो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन जो पारुल है वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उल्टी हरकतें करती है और इसी चिल्लाहट के कारण जो आदित्य है वह पारुल पर हाथ उठा देता है। अब इस बार जैसे ही आदित्य ने पारुल पर हाथ उठाया था तो एकदम से यह बात उससे सहन नहीं होती और वह यहाँ से अपना सारा सामान पैक करती है और सीधा अपने पिता के यहाँ पर चली जाती है। पिता जैसे ही अपनी बेटी को देखता है कि उसकी बेटी रूठ कर आई है इतना सारा सामान लेकर, तो उसके बाद उससे कहने लगता है कि बेटी, तू रूठ कर क्यों आ गई है। तो वह बताती है कि पिताजी, वह तो मुझे फ़ोन पर बात भी नहीं करने देते और ना ही कहीं बाहर मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाने देते हैं। ऐसी ज़िंदगी मुझसे नहीं जी जाएगी। अगर आपने मुझसे अब भी ज़बरदस्ती की तो मैं अपने आप को इस दुनिया से मिटा लूँगी, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी और मैं बहुत कुछ गलत कर दूँगी।
अब इस बात को सुनकर जो पारुल का पिता है वह शांत हो जाता है और अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है। वह सोचता है कि मेरी इकलौती बेटी है, अगर इसने ऐसा वैसा कुछ कर लिया तो बहुत ही गलत हो जाएगा, मैं किसके सहारे रहूँगा। और इसी वजह से वह उसे अपने घर में रखने लगता है। लगभग 10 से 15 दिन बीतते हैं और 10-15 दिन बाद वह सोचता है कि बेटी का गुस्सा शांत हो गया होगा और इसके बाद मैं इसे यहाँ से भेज देता हूँ। लेकिन 10-15 दिन के अंदर पारुल अपनी पुरानी ज़िंदगी में दोबारा से लौट आई थी, क्योंकि पिता के घर उसे रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं था, पैसे भी काफ़ी थे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ से वह दोबारा से अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाने लगती है और लेट नाइट तक पार्टियाँ करके आया करती है, अय्याशियाँ करती है, अपनी मन मर्जियाँ करती है। एक रात जब वह लेट नाइट पार्टी से लौटती है तो पिता अपनी बेटी से बात करने लगता है। कहता है कि बेटी, अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं और मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने ससुराल चले जाना चाहिए। लेकिन इस बार जो पारुल है वह अपने पिता से साफ साफ बोल देती है और कहती है कि पिताजी, उस घर में मुझे दोबारा से जाना ही नहीं है। ना तो उनके पास पैसे होते हैं और ना ही वो मुझे अपनी सी ज़िंदगी जीने देते हैं, तो मैं वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। चाहे आप जो भी कर लो, मुझे वहाँ पर नहीं जाना। इस बात को सुनकर उसके पिता थोड़े चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटी, अगर ऐसा करोगी तो कैसे टाइम व्यतीत होगा। तो वह कह देती है कि मुझे आदित्य से तलाक चाहिए और उसके साथ मैं नहीं रह सकती। इसके बाद जो पिता है, जो बचपन से अपनी बेटी से प्यार करता था, वह उसकी इस बात को भी मान लेता है और कहता है कि ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो मैं तेरा तलाक करवा दूंगा। उसका पिता दूसरे दिन आदित्य को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उसे इन सभी बातों के बारे में बता देता है। अब जो आदित्य था वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था पारुल की इन हरकतों से और इसी वजह से वह भी तलाक के लिए राज़ी हो जाता है और पारुल के पिता से कह देता है कि ठीक है बाबूजी, अगर ऐसी ही बात है तो आप बेशक से हम दोनों को अलग अलग करवा दीजिए, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। अब दोनों तरफ के पक्ष मान जाते हैं और इसी वजह से उनका एक पंचायती फैसला होता है और उस फैसले के दौरान दोनों को अलग अलग करा दिया जाता है। अलग अलग होने के बाद जो आदित्य है वह अपनी डॉक्टरी पर गौर देता है और डॉक्टरी करने लगता है। इसके बाद जो पारुल थी वह दोबारा से अपनी उसी ज़िंदगी में वापस लौट जाती है और अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाती है। और जो उसका पिता था वह दोबारा से अपनी बेटी की चिंता करने लगता है और सोचता है कि इसका क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसे अलग हुए 6 महीने बीतते हैं तो 6 महीने बाद अचानक से पारुल का पेट फूलने लगता है और उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। अब यह बात जो पारुल के दोस्त थे वह भी इस बात को नोटिस कर लेते हैं और इसी वजह से वह उससे अलग रहने लगते थे, क्योंकि पारुल का पेट बढ़ने लगा था और उन्हें डर था कि कहीं यह हमारे साथ घूमने फिरने के लिए गई और इसे कुछ हो गया तो वह सब कुछ हमारे ऊपर आ जाएगा। तो इसी वजह से वह भी उससे दूरियां बना लेते हैं। अब दूरियां बनाने के बाद जो पारुल है वह दोबारा से अपने पिता के घर में रहने लगती है और वहीं पर धीरे धीरे समय को व्यतीत करने लगती है। अब समय आ जाता है उसकी डिलीवरी का और डिलीवरी के टाइम जो पारुल के पिता होते हैं वह उसे लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। पारुल ज़ोर ज़ोर से दर्द से तड़प रही थी, चिल्ला रही थी और इसी दौरान जो हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ है वह वहीं पर इकट्ठा हो जाता है। उस स्टाफ में एक डॉक्टर था जिसका नाम था आदित्य। आदित्य को यह नहीं पता था कि जो पारुल के पेट में बच्चा है वह उसका है या नहीं, लेकिन उसे यह पता था कि यह उसकी पत्नी थी और कभी उसने इसके साथ खुशियों के पल बिताए थे। तो इसी वजह से वह डॉक्टर से उसके बारे में पूछने लगता है और कहता है कि इसका अच्छे से इलाज करो। इसके बाद जो डिलीवरी वाली डॉक्टर होती है वह उसका चेकअप करती है और चेकअप करने के बाद उसे पता चलता है कि पारुल के अंदर खून की कमी है और इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो इसी वजह से वह सिजेरियन के लिए प्रेफर करती है, लेकिन उसके लिए वह पारुल के पिता से ब्लड लाने के लिए बोल देती है। अब पारुल का पिता ब्लड के लिए इधर उधर घूमने लगता है, लेकिन उस दौरान ब्लड की शॉर्टेज थी और उस टाइम पर उन्हें कहीं भी ब्लड नहीं मिलता और उनके सामने काफ़ी परेशानी आ जाती है। अचानक से बारिश भी तेज़ होने लगी थी, तो इसी वजह से दूर से ब्लड लाना भी इम्पॉसिबल था। उसका पिता डॉक्टरों से कह देता है कि डॉक्टर साहब, मेरे पास तो अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, आप ही कहीं से अरेंज करा दीजिए, बाकी आपको पैसे जितने भी चाहिए उतने पैसे मैं दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो डॉक्टर साहिबा होती है वह भी इधर उधर कॉल करती है, लेकिन कहीं भी ब्लड का अरेंजमेंट नहीं होता।
उसके बाद यह बात जैसे ही आदित्य को पता चलती है तो वह पारुल को अपना ब्लड देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, मैडम मेरा ब्लड ले लीजिए लेकिन इसकी जान बचा लीजिए और यह मेरी जानने वाली है। इसके बाद डॉक्टर साहिबा आदित्य का 1 यूनिट ब्लड लेती है और उसके बाद पारुल का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करने के बाद पारुल ने एक लड़के को जन्म दिया और जैसे ही पारुल होश में आती है तो अपने बच्चे को देखकर बड़ी खुश होती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। और उसी दौरान उसके पास डॉक्टर साहिबा आ जाती है। अब डॉक्टर साहिबा को बहुत बहुत धन्यवाद देती है पारुल और कहती है कि मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचा ली, वरना मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं बच पाऊँगी और मैं इस संसार को नहीं देख पाऊँगी और मैं आज इस दुनिया को छोड़कर चली ही जाऊँगी। इसके बाद जो डॉक्टरनी साहिबा होती है वह कहती है कि धन्यवाद करना है तो मेरा नहीं, डॉक्टर आदित्य का कीजिए, उनकी ही वजह से आज तुम जिंदा हो, क्योंकि तुम्हारे लिए कहीं भी ब्लड नहीं मिल रहा था। अगर वो टाइम पर अपना ब्लड नहीं देते तो शायद आपकी जान बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। तो पारुल कहती है कि डॉक्टर साहब को भेज दीजिए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। पारुल को अभी तक यह नहीं पता था कि जो आदित्य डॉक्टर साहब हैं वो उसका वही पति है जिसको वो छोड़कर वहाँ से आ गई थी और उसे तलाक दे दिया था और उनसे कह दिया था कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं। थोड़ी देर बाद आदित्य उस कमरे के अंदर आता है और पारुल जैसे ही आदित्य को देखती है तो एकदम से उसकी दुनिया पलट जाती है। एकदम से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब पारुल के आंसुओं को देखकर आदित्य कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी जान बच गई है, तुम भी सुरक्षित हो और तुम्हारा बच्चा भी सुरक्षित है। अब इसमें रोने वाली भला कौन सी बात है, तुम्हारा रोना हानिकारक हो सकता है। इसके बाद पारुल आदित्य से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि आदित्य मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आदित्य सोचता है कि ये ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि जो लड़की अपनी मर्ज़ी से उसे छोड़कर चली गई थी वो आज उससे माफ़ी क्यों मांग रही है। तो उससे पूछने लगता है कि पारुल ऐसा क्या हुआ तुम्हें जो तुम इस तरह से मुझसे माफ़ी मांग रही हो। वो बताती है कि देखो जो ये बच्चा है ये तुम्हारा ही बच्चा है और तुमसे अलग होने के बाद मैंने दोस्तों के साथ घूम फिर कर भी देख लिया, लेकिन जब हमारा बुरा वक्त होता है तो उस समय हमारे दोस्त हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो उस दौरान पारुल घर के अंदर रह रही थी और घर के अंदर रहने के बाद उसे पता चल गया था कि फैमिली एक अलग चीज़ होती है और दोस्ती एक अलग चीज़ होती है। इस बात को सोच सोचकर डिलीवरी से पहले ही उसका मन बन गया था कि वो आदित्य से बात करेगी। लेकिन डिलीवरी के दौरान जब आदित्य ने अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाई है तो एकदम से उसे इन सभी बातों पर बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है। उसे अपने ऊपर बहुत शर्म आती है और वह आदित्य के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि आदित्य मुझे माफ़ कर दो और मैं दोबारा से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अपना लो और अब तुम मुझे जिस तरह से रखोगे मैं उस तरह से रह लूँगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत तुम्हारे परिवार में नहीं निकालूंगी। आदित्य उससे कहता है कि नहीं पारुल, तुम हमारे यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाओगी क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, हम लोग तो गरीब लोग हैं और भीख मंगे हैं, तो तुम हमारे खर्चे नहीं उठ सकते, तो हमसे तुम्हारे खर्चे नहीं उठाए जाएंगे। लेकिन जो पारुल होती है वह फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि आदित्य मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आदित्य तुम्हें तुम्हारे बच्चे की कसम है अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया। इसके बाद जो आदित्य होता है वह अपने बच्चे की तरफ देखता है और बच्चे की तरफ देखने के बाद उसे अपने बच्चे का ख्याल आता है और वह सोचता है कि अगर मैंने इससे शादी नहीं की, इसने किसी और से शादी कर ली तो इस बच्चे का क्या होगा। वह पारुल से कह देता है कि ठीक है पारुल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूँगा और हम दोनों एक साथ फिर से रहने लगेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पिता को मेरे पिता से दोबारा से बात करनी होगी, अपने घर वालों को मैं मनाने वाला नहीं हूँ। इस बात को सुनकर पारुल के चेहरे पर हंसी आ जाती है और कहती है कि वो कोई बात नहीं, मैं अपने पिता को अपने आपके पिता के पास भेज दूँगी, वह अच्छी तरह से उनसे बात कर लेंगे और फिर से हम दोनों एक साथ रहने लगेंगे। पारुल आदित्य का बहुत धन्यवाद करती है। अब जैसे ही पारुल थोड़ी सी ठीक होती है तो ठीक होने के बाद अपने पिता से इस बात को बता देती है और कहती है कि बाबूजी मैं दोबारा से आदित्य के साथ रहना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर जो पारुल का पिता होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और क्योंकि आदित्य को हॉस्पिटल के देखने के बाद भी वह यही बात सोच रहे थे, अब जो पारुल का पिता है वह सीधा आदित्य के पिता के पास पहुँच जाता है और दोबारा से दोनों बच्चों का घर बसाने की बातें करने लगता है।
अब जो आदित्य के माता पिता है वो पहले तो मना करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आदित्य आता है और अपने माता पिता को पूरी कहानी बता देता है। जब आदित्य से पूछा गया कि क्या पारुल को उनके साथ रखने में कोई भी समस्या है, तो आदित्य ने कहा कि उन्होंने पारुल से अच्छे से बात कर ली है और अब कोई भी दिक्कत नहीं है। वह निश्चित थे कि पारुल उनके साथ रहकर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करेगी। इसके बाद आदित्य के माता पिता भी इस फैसले से सहमत हो जाते हैं और पारुल वापस से आदित्य के घर आ जाती है। पारुल पुरानी बातों को सोचकर कभी कभी शर्मिंदा महसूस करती है, लेकिन आदित्य उसे समझाते हुए कहता है कि जो हो चुका है उसे भूल जाओ और आगे की ज़िंदगी को अच्छे से बिताओ। तो दोस्तों, यह कहानी थी एक पति पत्नी के रिश्ते की, जिसमें पारुल ने अपनी पुरानी आदतों के चलते आदित्य से तलाक लिया, लेकिन बाद में उसने अपनी गलती समझी और अब दोनों फिर से एक साथ रहने लगे। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? पारुल और आदित्य के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की कहानियाँ सुनाने का उद्देश्य केवल कुछ सीख देने का है, ना कि किसी को परेशान करने का। हम चाहते हैं कि आप इन कहानियों से कुछ अच्छा सीखें और अपने जीवन में उसे लागू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।